गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हम देख रहे थे उसके अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट। कहाँ तक लिखा था हमने? ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम हो गया था, और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, और ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन हमारा बाकी है। हाँ, कंपटीशन वाला लास्ट में करेंगे, पहले लिखिए। ठीक है, कल हमने ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम कर लिया था। उसमें हमने होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट लिखा था। होलसेल मार्केट में होता है B2B ट्रांजेक्शन, दैट मीन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। और रिटेल मार्केट में होता है B2, दैट मीन बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। इसके बाद लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ द, कौन सा टाइम वाला बाकी है ना, कौन से नंबर का है? फोर्थ। जैसे इसमें फिफ्थ में लिखा हुआ होगा आपने, कौन सा नंबर है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। इस पे पहला लिखिए वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में लिखिए। द मार्केट ऑफ पेरिशेबल गुड्स फॉर एग्जाम्पल। पेरिशेबल गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स। द मार्केट ऑफ पेरिशेबल गुड्स फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्लावर, एक्सेट्रा। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन नॉट increase in the quantity of goods cannot increase in very short period। अब बताइए, इस मार्केट में हम क्वांटिटी तो इंक्रीज नहीं कर पाते, तो अगर अचानक डिमांड बढ़ जाएगी कि फ्रूट्स की, मिल्क की, फ्लावर्स की, तो प्राइजेस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में जनरली डिमांड ज़्यादा हो जाने पर प्राइजेस भी हाई हो जाती है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन नॉट इंक्रीज इन वेरी शॉर्ट पीरियड, so if demand is increased in very short period, so if demand is increase in very short period, the price of product will be rise। तो ये तो हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अगर आप इसको अल्टरनेटिवली समझना चाहो तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसा मार्केट जो बहुत ही कम पीरियड के लिए लगता है। अल्टरनेटिवली द मार्केट which have very short period second one is short period। शॉर्ट पीरियड मार्केट को हम कहाँ से रिलेट करेंगे? शॉर्ट रन से। और शॉर्ट रन में क्या होता है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा, बाकी वेरिएबल या एक वेरिएबल रहेगा। तो शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो
तो कौन से वाले फैक्टर को चेंज करेंगे? वेरिएबल वाले को, फिक्स को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो शॉर्ट रन मार्केट या शॉर्ट पीरियड मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके ही इंक्रीज करा जा सकता है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड मार्केट, दैट मार्केट in which one factor is fixed and others are variables, so the production can be increased in this market so the production can be increased in this market by increasing variable factors. C1 is मतलब C मार्केट था हमारा लॉन्ग पीरियड मार्केट, और लॉन्ग पीरियड मार्केट को हमने कहाँ से रिलेट करा था? लॉन्ग रन से। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं? वेरिएबल। क्या लॉन्ग रन में हम प्लांट की कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, मतलब प्लांट की कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लॉन्ग रन में अगर लॉन्ग पीरियड मिलेगा तब तो हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी भी इन्हांस हो सकती है। दैट मार्केट in which all factor of production become variable, so in long run we can enhance production by changing scale. स्केल मतलब क्या होता है? स्केल ऑफ द प्लांट। जब हमने हाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज करना। जो बच्चे प्रोडक्शन फंक्शन में थे उनको पता होगा, जो लो लॉन्ग रन में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो स्केल का मतलब होता है प्लांट की कैपेसिटी को भी चेंज किया जा सकता है। शॉर्ट रन में प्लांट की कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते, एक ही प्लांट रहता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन बाय चेंजिंग स्केल, स्केल मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में प्लांट कैपेसिटी। That market in which all factor of production become variable, so in long run we can enhance production by changing scale, that means plant capacity. ठीक है, अब लिखना है हमें जो पूरा हमारे अगले 3 यूनिट है किसके ऊपर बेसिस है? के ऊपर बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम में थ्योरी थ्योरी याद रखनी है आपको। एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे वॉल्यूम के बेसिस पे कितने होते हैं? तो कौन कौन से? होलसेल और रिटेल। पीरियड के बेसिस पे कितने होते हैं? 3। और कौन सा पढ़ा था हमने कल? देख के बताओ कौन सा पढ़ा था? ज्योग्राफिकल एरिया पे कितने होते हैं? 3।
लोकल या रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, थ्योरी है नॉर्मल सी, आपको याद हो जाएगी। अब जो पढ़ना है उसमें डालिए मेन हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे होते हैं मार्केट दो टाइप के। एक होगा परफेक्ट कंपटीशन एंड अदर वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एंड अदर वन इज imperfect competition। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी होते हैं मल्टीपल। अभी लिखिए, सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बी वन इज ओलिगो पोली, सी इज मोनोपोली। और ओलिगोपोली का एक और मार्केट है डिओ। आज आपकी मित्र कहाँ गए सारे? क्लास में बच्चे कैसे कम हो गए अचानक? क्या समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है ऐसा कुछ कि अब घूमने चलते हैं अपन? देखिए, इससे पहला वाला जो पढ़ा हमने उसमें कुछ समझने वाला खास था नहीं। यहाँ से हमें चैप्टर समझना है कि कंपटीशन के बेसिस पे कितने मार्केट होते हैं। ठीक है, वो वाले मार्केट तो आपको पता भी होंगे पहले से, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो उस मार्केट में फॉल करती है। कंपटीशन वाले पे हमें फोकस करना है। देखिए मेनली यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, इम्परफेक्ट को, टोटल मार्केट कितने हो गए? परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। इन तीनों की कैटेगरी किसमें आती है? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और एक मार्केट कौन सा हमारा? परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसका मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां पर गुड्स जो सेल होते हैं बिल्कुल कैसे? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम। ये किसी को लिखना नहीं है, पहले समझ। हम कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं सबसे पहले? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये मैं सब लिखवाऊंगी आपको, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सबका ध्यान सिर्फ समझने पे होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर बिकने वाले सारे गुड्स बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता ना, 19-20 का डिफरेंस, वो भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। उनका साइज सेम है, कलर सेम है, शेप सेम है। और क्या बचता? फ्रेग्रेंस, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा इसके अंदर फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस भी सेम होगी। दैट मीन्स एक ऐसा मार्केट जहां पे गुड्स में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता, वहां पे क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है। दैट मीन्स वहां पे कंपटीशन तो है बट वहां पे कंपटीशन तो है लेकिन परफेक्ट है। अब बताइए, अगर आप सब एक मार्केट में किसी गुड्स को सेल कर रहे हो और आप सबके गुड्स बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, सेम है, तो आप में से कोई भी पर्सन उसकी प्राइस राइज कर सकता है क्या मार्केट में? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जैसे आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करी, राइज करी, तो आपके जो कस्टमर थे वो आपके पड़ोसी के पास चल जाएंगे पास, क्योंकि आपका पड़ोसी भी सेम गुड सेल कर रहा है।
अगर उसने भी इंक्रीज कर दी तो तीसरे के पास चल जाएंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल ही आइडेंटिकल और होमोजीनियस गुड्स सेल करते हैं। तो इस मार्केट में कंपटीशन होता तो है बट परफेक्ट होता है। परफेक्ट हो गया मतलब अल्टीमेटली कोई कंपटीशन बचा ही नहीं, क्योंकि आप प्राइस इंक्रीज यहाँ पे कर ही नहीं सकते। जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करी, आपका कस्टमर बेस लॉस्ट हो जाएगा। आपके कस्टमर आपके दूसरे मार्केट में जो अल्टरनेटिव सेलर अवेलेबल है उनसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या प्राइस डिक्रीज कर दे? प्राइस डिक्रीज तो कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा, प्राइस डिक्रीज करोगे तो मार्केट में सबको पता लग जाएगा कि मार्केट में सारे सेलर सेम गुड सेल कर रहे हैं और एक पर्सन है जो सेम गुड सेल कर रहा है लेकिन कम प्राइस पे सेल कर रहा है। सारे कस्टमर कहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। ऐसा ही होगा। बट क्या बाकी सेलर को ये बात पता नहीं चलेगी? जब उनके कस्टमर कम होंगे उनको ही पता लगेगी। अब वो क्या करेंगे, आपने प्राइस कम करी, वो भी क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। वापस सेम सिचुएशन हो गई। जब एक सेलर प्राइस कम करेगा तो बाकी सेलर भी क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इससे पूरे मार्केट का प्रॉफिट नहीं कम हो गया? क्योंकि जब एक इंक्रीज करता है तो बाकी तो कोई चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उसके कस्टमर इसके पास आ जाएंगे। लेकिन एक पर्सन ने जैसे ही ये सोच के डिक्रीज करी कि बाकी के कस्टमर भी मेरे पास आएंगे, तो बाकी सबने भी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। उससे मार्केट का प्रॉफिट क्या हो गया, अल्टीमेटली कम हो गया। फिर इस मार्केट में होगा क्या, इस मार्केट में कांस्टेंट प्राइस रहती है। ना तो इस मार्केट में कोई पर्सन प्राइस इंक्रीज करता है ना ही कोई डिक्रीज करता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इस मार्केट में बिल्कुल कौन से प्रोडक्ट है, होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है। और जहां पर आइडेंटिकल और सेम प्रोडक्ट है वहां पे आप इंक्रीज तो कर नहीं सकते, लेकिन आपने डिक्रीज करी तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फिर वापस आप डिक्रीज करोगे तो बाकी लोग भी डिक्रीज करेंगे। इससे अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है, मार्केट में सभी सेलर को हो रहा है। इसलिए जनरली इस मार्केट में प्राइस क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। कौन से मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो क्या एक्चुअल में ऐसा कोई मार्केट है क्या अपने पास, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो बिल्कुल आइडेंटिकल है और वहां पे सेलर प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता? ये सारी प्रैक्टिकल चीजें, अपन कुछ भी हाइपोथेटिकल चीज नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें सारी प्रैक्टिकल है। क्या ऐसा कोई मार्केट है जहां पर सारे गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल है और कोई प्राइस इंक्रीज नहीं करता? नहीं सोच पा रहे हम? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये मार्केट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये है अपने आप में हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक या इमेजिनरी। ऐसा एक्चुअल में कोई मार्केट है ही नहीं जहां पे सारे सेलर के प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हो। लेकिन फिर भी अगर हमें समझना हो तो इसका एक एग्जाम्पल है, हालांकि वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, वेजिटेबल मार्केट। आप सब्जी खरीदने जाते हो, क्या ऐसा होता है कि एक तो बहुत महंगा बेच रहा है, एक बहुत सस्ता बेच रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली जो जो पर्सन सब्जियां बेचेंगे सबकी प्राइस क्या होगी, इक्वली होगी। बहुत कम फ्लैक्चुएशन होता है या होता ही नहीं। लेकिन सेम कंडीशन क्या, वहां पे गुड्स बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं क्या, एक के पास जो टमाटर है दूसरे के पास सेम रहेंगे? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। किसी के पास अच्छी क्वालिटी वाले होते तो वो महंगा बेचता है, की क्वालिटी खराब होती तो वो क्या बेच देता है, थोड़े कम प्राइस पे बेच देता है। तो समझने के लिए यहाँ पे हम वेजिटेबल मार्केट को मान सकते हैं, बट वेजिटेबल मार्केट भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का एग्जाम्पल नहीं है। तो एज सच परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अपने आप में क्या है, काल्पनिक या इमेजिनरी सिचुएशन है, जो कि अब एज सच आज के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। पहले हो सकती थी, क्योंकि जब ब्रांड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब लोग गुड्स बनाते थे, बिल्कुल सेम बनाते थे, ना तो उन पे कोई नाम होता था ना ही उन पे कोई पैकेजिंग डेट होती थी, तब की बात हुआ कर रही है, तब होता था। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सा मार्केट होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे एक ही गुड्स को सेल करने के लिए मल्टीपल सेलर होते हैं। मल्टीपल सेलर होंगे और साथ में उनके गुड्स भी कैसे होंगे, बिल्कुल होमोजीनियस या आइडेंटिकल होंगे। और इन होमोजीनियस और आइडेंटिकल गुड्स की वजह से ही कोई भी पर्सन प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। और एक प्राइस डिक्रीज करेगा तो बाकी सब भी डिक्रीज करेंगे, तो मार्केट को लॉस होगा। इसलिए ना तो कोई प्राइस इंक्रीज करता है ना ही कोई प्राइस डिक्रीज करता है। इसलिए इस मार्केट में प्राइस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए इस मार्केट में हमने लिखा कि यहाँ पे होंगे लार्ज नंबर ऑफ सेलर।
जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर किसी मार्केट में है तो एक पर्सन टोटल मार्केट की बहुत लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा या शॉर्ट करेगा? अगर किसी मार्केट में समझ लीजिए आप सब एक मार्केट में सेलर है, प्रोड्यूसर है, उस मार्केट में 100 यूनिट की डिमांड है और आप सब वहां पे प्रोड्यूसर है, तो किसी पर्टिकुलर डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल सेलर अवेलेबल है, तो एक सिंगल सेलर उस पर्टिकुलर डिमांड का छोटा पार्ट प्रोड्यूस करेगा या बड़ा करेगा? छोटा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में और भी सेलर है जो उसके से सेम गुड्स बना रहे हैं। अगर आपने इस अजम्पशन को नहीं माना और आपने टोटल डिमांड का बहुत लार्ज प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके रख दिया तो आपका गुड्स अनसोल्ड रह जाएगा, कि आपके जैसे मार्केट में मल्टीपल सेलर अवेलेबल है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर सेलर मार्केट की टोटल डिमांड का एक छोटा हिस्सा ही प्रोड्यूस करता है, बिकॉज उसको पता है मार्केट में मेरे जैसे गुड्स बनाने वाले क्या है, मल्टीपल सेलर अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में क्या क्या अजम्पशन निकाली? पहला, हमने इस मार्केट में कंपटीशन होता है बट परफेक्ट होता है। परफेक्ट होने का मतलब एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा मतलब यहाँ पे आप कॉम्पीट कहाँ कर सकते हो, ना तो आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो ना ही डिक्रीज कर रहे हो। कॉम्पिटिशन वहां पे होता है जहाँ पे आपके पास प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके गुड्स क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है और होमोजीनियस है, और यहाँ पर एक ही गुड्स को सेल करने के लिए बहुत सारे सेलर अवेलेबल है, और बहुत सारे सेलर अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे एक सेलर टोटल मार्केट की टोटल डिमांड का बहुत ही कम हिस्सा प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है? तो पहले लिखिए, हेडिंग डालिए। अच्छा, इसको लिखने से पहले अपन दूसरे मार्केट को भी सेकंड मार्केट हमने क्या लिखा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सा होता है? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मार्केट में कौन कौन सी साबुन आती है, सोप। देखो, सबसे पहले लक्स, डव, बताओ फटाफट, बहुत सारी है ना। तो ये एंटीसेप्टिक साबुन के अलावा बताओ। लाइफ बॉय लिख दी, संतूर लिख दिया, केयर्स आती है, कोल आती है, इतने सारे बच्चे, मतलब इतनी तो 18-19 तो होनी चाहिए। तो ये तो मैंने, अच्छा इसको हटा देते ये नहाने की नहीं होती, मतलब अपन एक ही कैटेगरी के साबुन लेके चलेंगे। होती है, गाँव में नहाते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं, उनको नहीं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब सही है, लिख लेते हैं, नहाते हैं गाँव में लोग इससे। और खत्म हो गई, इतनी साबुन आती है। याद करो टीवी में कौन कौन सी एक्ट्रेस का कौन सा ऐड देखा था? कौन सी है? हाँ, नंबर 1 भी आती है। एक होती है, एक मेडिमैक्स भी आती है। कौन सी? लिली, व्हाइट लिली। एक और बता दो बस। कौन सी? विवेल। स्पेलिंग क्या होती है उसकी? IVL। और एक आपने कौन सी बोली? मार्गो। चलो, बहुत सारी हो गई। चलो, अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो जाएगा अब। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे एक ही गुड्स, गुड्स तो क्या है, एक ही है, साबुन ही बेच रहे। साबुन को बेचने वाले क्या है, मल्टीपल सेलर्स अवेलेबल है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर। और भी है जिनका ऐड नहीं आता लेकिन वो मार्केट में बिकती है, हमने तो उनका लिखा है जिनका ऐड होता है। हो गया? यहाँ ध्यान देना। बेस प्रोडक्ट क्या है? साबुन है। ये सारी इंडस्ट्री कर क्या रही है? सब कुछ साबुन बेच रही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं ना,
सेम वैसे यहाँ पे भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। लेकिन ये सारी साबुन क्या है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है क्या? किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा, किसी का फ्रेग्रेंस अलग होगा, या किसी का कलर अलग होगा। ऐसा ही होता है साबुन में। हेलो, हंसी क्यों आ रही है? ऐसी तो होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो गुड्स होते हैं पहले वाले परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो क्या थे, आइडेंटिकल थे। लेकिन यहाँ वाले गुड्स क्या नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। और आइडेंटिकल नहीं है और इनमें डिफरेंसेस है, इसी वजह से सबकी प्राइस क्या करती है, फ्लैक्चुएट करती है। किसी की क्या होगी, ज्यादा होगी, किसी की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब प्राइस तो अपन को पता नहीं है, ये हो सकता है डव लक्स के कंपैरिजन में महंगी आती हो, या कोई एक दूसरे कंपैरिजन में क्या होती है, सस्ती आती हो। ठीक है, बट इनकी प्राइस क्या सेम होती है क्या, प्राइस सेम। किस वजह से नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे गुड्स कैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या देखा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हमें प्राइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। जैसे लक्स कितने सालों से चली आ रही है, अभी भी इसका ऐड आता है, वो एडवर्टाइजमेंट पे अभी भी खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है बहुत, इनकी क्या बन चुकी है, मार्केट में गुडविल बन चुकी है। तो जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है जहाँ पे एक ही गुड्स को सेल करने वाले मल्टीपल सेलर होते हैं, तो वहां पर वो प्राइस में चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बेस प्रोडक्ट तो सेम है, बट हो सकता है उन्होंने इसके बेसिस पे क्या क्रिएट कर दी हो। इसका मतलब इस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट नहीं होगी। कौन से मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये बात तो क्लियर होगी। अगर इसमें कांस्टेंट नहीं होगी तो कैसी रहेगी। अब देखिए, किसी भी पर्सन के पास ऑप्शन हो, उसकी गुडविल बढ़िया हो, तो जनरली वो प्राइस क्या करता है, इंक्रीज ही करेगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज करके इस मार्केट में हम सरवाइव कर सकते हैं क्या। समझिए, जैसे डव वाला सोचे मैं तो एक साबुन 150 रुपए का बेचूंगा, समझ लो, भ्रम हो गया किसी को कि मेरी तो साबुन मार्केट में लोग ऐसा है कि उसके बिना नहाने ही नहीं जाते, तो मैं डव 150 में बेचूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज इस मार्केट में इस गुड्स के क्या अवेलेबल है, मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट। और जिस भी मार्केट में एक गुड्स के मल्टीपल सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, वहां पे आप प्राइस इंक्रीज तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होते इसलिए कि एक बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या करता है, उसका दूसरे गुड्स का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा बेसिक तो है नहीं कि उसी साबुन को यूज करना है या उसी प्रोडक्ट को यूज करना है। यहाँ पर अगर एक पर्सन अपने गुड्स की प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कर देगा तो लोग उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा हाई तो नहीं हो सकती। ठीक है, अब अपन कॉमन फिनोमेना पे आते हैं जो मार्केट में काम करता है। हर सेलर को पता होता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो इस मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग पावर होने के बावजूद भी अगर एक एडिशन सेल करनी है तो प्राइस क्या करनी पड़ती है, डिक्रीज करनी पड़ती है। इसलिए इस मार्केट में जनरली प्राइस क्या होगी, दैट मीन्स अगर डिक्रीज कब करनी है, अगर आपको अपनी रेवेन्यू सेल इंक्रीज करनी है तब डिक्रीज करनी है, अगर नहीं करनी तो आप कांस्टेंट भी रख सकते हो। लेकिन कोई भी पर्सन मार्केट में काम क्यों कर रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। और सेल्स इंक्रीज करने के लिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। इसलिए इस मार्केट में प्राइस क्या रहेगी, क्लियर है आप। अब पहले हेडिंग डालिए। अब ओलिगोपोली, और चलो ओलिगोपोली मोनोपोली थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मार्केट हमने क्या लिखा है, ओलिगोपोली मार्केट। देखिए, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब होता है सेलर। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पे क्या है, फ्यू सेलर है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था, बैक के अंदर फोन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर क्या होते हैं, बहुत सारे। ओलिगोपोली में ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू सेलर। तो ऐसा मार्केट जहां पर फ्यू ही सेलर है, दैट इज आवर ओलिगोपोली मार्केट। जैसे फ्यू सेलर कौन सी इंडस्ट्री में है, हमारे यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितनी इंडस्ट्रीज है, नाम बताओ। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल जो सरवाइव कर रहा है कि मैं बच जाऊं, और वोडाफोन आइडिया है,
मतलब जनरली आप 5-6 बता पाओगे? ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पे गुड्स आइडेंटिकल होंगे या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा? दोनों हो सकता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्विस है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की क्या सर्विस चेंज हो सकती है? क्या सर्विस तो सेम ही रहेगी, नेटवर्क सर्विसेज है तो यहाँ पे सेम रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का। सीमेंट कंपनीज के नाम बताइए। अंबुजा, अल्ट्रा टेक और जी सीमेंट। अरे आप इतने सारे बच्चों बता ही नहीं रहे। बिनानी सीमेंट कौन सी बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। कौन सी? अडानी सीमेंट भी आती है क्या? और क्या रह गया? अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री, बिनानी, अडानी। इस साइड से एक भी नहीं आया। आया था? सीमेंट नहीं पता? सीमेंट इंडस्ट्री के आप लोग क्या कभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ देखते नहीं हो क्या? जेके सीमेंट, गुड। क्या हुआ? अच्छा जेके सीमेंट। अच्छा आपने अब तो लग रहा है ना सुना सुना कि सुनी है ऐसी, अभी भी नहीं लग रहा? होती है इतनी सारी। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसको क्या बोलते हैं? टेलर। अब क्या सीमेंट क्या अलग अलग होती है क्या? सीमेंट तो वैसी रहती है, ऐसे होती है अलग अलग, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ ये सही बोल रहे, सीमेंट में कैटेगरीज होती है, बट वो कौन पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है एक सब्जेक्ट ही होता है उसका नाम सीमेंट होता है, मुझे भी 2 दिन पहले पता चला। सच में। और फिर मैंने ये सोचा कि सीमेंट का मतलब होता होगा इन सीमेंट के बारे में होता होगा कौन कौन सी मार्केट में मिलती है, लेकिन ये नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपको रोड बनानी तो कौन सी यूज करनी है, बिल्डिंग बनानी तो कौन सी यूज करनी है, आपको हाईवे बनाना है तो कौन सी यूज करनी है, एयरवेज के लिए जो आपका टेक ऑफ वाला रोड होता है वो यूज करनी है तो कौन सी करनी है, वो उस टाइप के सीमेंट की बात होती है। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब है सीमेंट इंडस्ट्री में भी हमारे पास क्या है, कुछ ही सेलर अवेलेबल है। सीमेंट इंडस्ट्री भी किस में आती है? ओलिगोपोली मार्केट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे फ्यू क्यों है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्यों नहीं है? किसने बोला है कि आप सीमेंट का बिजनेस नहीं कर सकते? यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत बड़ा प्लांट लगता है। साबुन बनाने की इंडस्ट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हो, बट सीमेंट इंडस्ट्री लगाना इज अ टफ टास्क। वहाँ पे लीगल कंप्लाइंस भी होगी, आपको रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, आपको बड़ी मशीनरी और प्लांट भी लगाने पड़ेंगे। तो जो जो इंडस्ट्री में जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा उस इंडस्ट्री में सेलर अपने आप कम होते जाएंगे। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में फ्यू क्यों है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल क्यों नहीं है, तभी तो जियो और एयरटेल कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, और प्राइस क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री लगाना मजाक नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें। इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्यू सेलर है। तो जिस भी मार्केट में फ्यू सेलर है वहां पर फ्यू सेलर होने का रीजन क्या है, वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। और ओलिगोपोली मार्केट, और अभी ओलिगोपोली पढ़ा ना, और एक और पढ़ेंगे अभी मोनोपोली मार्केट देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, जनरली ही सेलर होते हैं। अब ओलिगोपोली मार्केट का एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूओपोली। अब ड्यूओपोली तो नाम में ही लिखा हुआ है, कितने सेलर होंगे इसमें? ड्यूओपोली मतलब ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे कितने हैं, 2 ही सेलर है। क्या इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाले 2 ही सेलर है? कौन सी? प्लेन कौन कौन करता है? बोइंग और एयरबस। मतलब ये प्लेन सेल करते हैं? अच्छा मुझे इस बारे में नहीं पता था, वेरी गुड। पक्का ही ड्यूपोली में आएगा बोइंग और एयरबस? ठीक है, देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताया बहुत अच्छा, कि पूरा जो भी आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, या तो विस्तारा हो, इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, दूसरी कंट्रीज की कुछ भी हो, उसको प्लेन सप्लाई करने वाली 2 ही इंडस्ट्रीज है, बोइंग और एयरबस। इसका मतलब ये क्या है, ड्यूपोली मार्केट के अंदर फूल कर। ड्यूपोली मार्केट में वो इंडस्ट्रीज भी आ सकती है जो सिर्फ 2 डोमिनेंट है,
बाकी सबको क्या कर रही है वो, बाकी सब उसके अंडर में काम कर रही है। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में जाए तो दो ही डोमिनेंट है, पेप्सी और कोका कोला, बहुत सालों से रूल कर रही है। तो उसको हम चाहे तो ड्यूपोली मार्केट में मान सकते हैं, लेकिन हालांकि अब मार्केट में कोल्ड ड्रिंक के और भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए वो कौन से मार्केट में फॉल करेगी, ओलिगोपोली मार्केट में। और ड्यूओपोली मार्केट ओलिगोपोली मार्केट का ही पार्ट है, बिकॉज ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, और ड्यूओ का मतलब क्या होता है, दो। तो दो को हम फ्यू भी बोल सकते हैं। दे आर टू इंडस्ट्री, दैट मीन दे आर फ्यू इंडस्ट्री। तो ड्यूपोली इज द पार्ट ऑफ द ओलिगोपोली। ठीक है, तो हमने कैसे पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर होंगे, ड्यूओपोली मार्केट में टू सेलर होंगे। अब लास्ट मार्केट जो हमने लिखा था दैट इज मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है, और पोली मतलब सेलर। ऐसा मार्केट जिसमें क्या है, सिंगल सेलर है, वो अपने आप में क्या रहेगा, मोनोपोली मार्केट। तो क्या है, इंडिया में ऐसा कोई या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई मार्केट है जहां पर तो एक ही सिंगल ही सेलर है? हम्म, नहीं कंफर्म नहीं तो बताओ सही, आप सोच क्या रहे हो, किसके इंजन? हाँ, मुझ मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, मैं सर्च करूंगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें मोनोपोली होगी, हालांकि अपन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जहां तक कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है मोनोपोली क्रिएट हो, तो मोनोपोली नहीं हो सकती। इस पे क्या बोला आपने, रोल्स रॉयस? ये वाला? देखिए ऐसे तो है, बहुत सारी है, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंजन बनाने वाली कंपनी एक ही हो, इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर देखिए, अगर इंजन बनाने वाली कंपनी यही होती ना, अभी आप फोन में चलाइए, अभी बाद में देख लीजिएगा, अगर इंजन बनाने वाली कंपनी एक ही होती ना, तो रोल्स रॉयस के पास इतनी अथॉरिटी होती कि वो मार्केट में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करती, वो बहुत हाई प्राइस पे क्या करती, अपने इंजन को सेल करती, कि मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं होते। और जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो भले ही सामने वाला कितनी भी प्राइस कर दे, आपको जाके उससे ही खरीदना पड़ेगा। और इंजन बनाने में जितना पैसा चाहिए उतना तो बहुत लोगों के पास पैसा होगा ना, मतलब बहुत रिच रिच कंट्रीज पीपल्स है जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल है अवेलेबल। वैसे तो जनरली मोनोपोली है ही नहीं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वैसे मोनोपोली भी अपने आप में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन सकती है। उसका एक रीजन है, और इसका रीजन बहुत बड़ा है। समझ लीजिए किसी मार्केट में मोनोपोली है, और वो सेलर पूरे वर्ल्ड में है, किसी कंट्री में ले लो, इंडिया में किसी पर्सन की किसी सेक्टर में मोनोपोली, समझिए जियो ले लेते हैं, जियो चाहता है कि मेरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए, तो वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन समझ लो हो गई। तो एक पर्सन की अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई तो क्या करेगा, आपको जो डेटा प्लान अभी 200 रुपए में मिल रहा है ना, वो 2000 रुपए में बेच लेगा। अपन क्या कर लेंगे, कर सकते हैं अपन। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट होने ही नहीं देती। हमारे यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट, आपने सुना भी होगा, कभी पढ़ा होगा। कंपटीशन एक्ट ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा कंपटीशन बना रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर जिस मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा होता है कंज्यूमर का।
और कंज्यूमर को इस नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है हर मार्केट में कॉम्पिटिटर अवेलेबल हो, तो इसलिए किसी भी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती। और कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी सेक्टर में मोनोपोली हो, क्रिएट करना जरूरी हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के पास रखती है उसको। जैसे न्यूक्लियर पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और एक पर्सन को दे दिया तो उसका मिसयूज करेगा। इसलिए जिस भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, गवर्नमेंट उस सेक्टर को अपने पास ही रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसका मोटिव है सोशल वेलफेयर करना। जैसे रेलवेज अभी तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन रेलवे में गवर्नमेंट की मोनोपोली रही है बहुत सालों से, मोनोपोली थी, काम चल रहा था। क्या अफोर्डेबल नहीं थे हमारे पास प्राइस? अफोर्डेबल प्राइस थे। लेकिन यही रेलवे पूरा का पूरा किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दे तो वो क्या करेगा? क्योंकि रेलवेज तो बेसिक नीड्स में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, उसको पता है कितनी भी प्राइस करो लोग यूज करेंगे ही करेंगे, तो क्या कर देगा, प्राइस को इंक्रीज कर देगा। इसलिए कभी भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने किसी भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट होने ही नहीं देती। अगर ऐसा जरूरी है किसी सेक्टर में मोनोपोली रखना, तो वो वाला सेक्टर गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है। और इस मोनोपोली को तो एलिमिनेट करने के लिए एक एक्ट ही बना हुआ है, कॉम्पिटिशन एक्ट। जैसे कल को हो सकता है एयरटेल, जियो, वीआई, वोडाफोन आइडिया मिलके क्या कर ले, एक कंपनी बना ले, और जिसको तीनों अभी 400 रुपए में बेच रही, बोलेंगे मतलब 4,000 में बेचेंगे। तो इस तरीके से, इस तरीका का जो काम होता है उसको बोलते हैं कार्टल या ग्रुप क्रिएट करना। इस तरीके के ग्रुप बनाने को भी कॉम्पिटिशन एक्ट में मना कर रखा है, बिकॉज जो ओलिगोपोली मार्केट होता है वहाँ पे फ्यू इंडस्ट्रीज होती है, और जहाँ पे भी फ्यू इंडस्ट्रीज है वो चाहकर मोनोपोली क्रिएट कर सकती है ना। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सीमेंट इंडस्ट्री मिलके अपने आप में एक कंपनी बना ले सब मिलके, और जिसको वो अभी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच रही है उसकी प्राइस 10 गुना बढ़ा दे। सेलर जो बायर्स है उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो चाह के भी उसी कंपनी से खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन, और कार्टेलाइजेशन या ग्रुपिंग को भी कंपटीशन एक्ट में मना कर रखा है कि कोई भी दो कंपनीज मिलके आपस में मर्ज होके मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए मोनोपोली क्रिएट करना अपने आप में क्या है, इलीगल है। ठीक है, तो हम वापस रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट करा था कंपटीशन की वजह से मार्केट कितने होते हैं, दो टाइप के, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और वो सब बिल्कुल आइडेंटिकल सेम या होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वहाँ पे प्राइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा। पहला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, या तो उनका साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, कलर अलग होगा, और इसी से के बेसिस पे उनकी प्राइस भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और इस मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग पावर होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि अगर एक साबुन की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, दूसरा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जिस मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं वहां पे प्राइस कंट्रोलिंग पावर होगी तो सही, लेकिन बहुत ही कम होगी। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, ओलिगो मतलब फ्यू सेलर। ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर, इसमें मेनली क्या आएंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री भी यहीं पे आएगी, क्योंकि तीन चार एयरलाइन इंडस्ट्रीज है, वो सब यहाँ पे आएगी। यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोलिंग पावर होगी वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में ज्यादा होगी, बिकॉज इस मार्केट में सब्सटीट्यूट क्या है, कम अवेलेबल है। और मोनोपोली मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। और जनरली किसी भी मार्केट में हमारे यहाँ पे भी मोनोपोली नहीं है। जैसे नोट प्रिंट करने के राइट में आरबीआई की मोनोपोली है, इनके आरबीआई क्या खुद के प्रॉफिट के लिए काम थोड़ी ना कर रहा है, कंट्री के मोटिव प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो कभी भी अपने इस राइट का गलत यूज नहीं करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट होना जनरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वही मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर का सबसे ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया जा सकता है। इसको रोकने के लिए अलग से कॉम्पिटिशन एक्ट भी। ठीक है, अब इसको अपन लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसमें लिखिए इन दिस मार्केट देयर इज large number of
seller for selling identical इसको ही हम होमोजीनियस बोलते हैं। अरे डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें हमने डेफिनेशन में लिख ली, यहाँ पे क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होंगे एंड बायर्स भी। सेकंड वन इज गुड्स आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस। प्राइस इज कांस्टेंट, दैट मीन्स नो प्राइस कंट्रोलिंग पावर। फोर्थ लिखिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सब्जी बेचनी है, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है तो बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इस मार्केट में क्या होती है, फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट होती है। इसको अपन डिटेल में भी समझेंगे। ड्यू टू फ्री एंट्री and exit in this market, there is always normal profit in the long run। अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता और ना ही हमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट पता है, इसको सबको डिटेल्स में देखेंगे। Large number of sell and buy, goods are identical and homogeneous, price is constant, no price controlling power, free entry and free exit। Due to free entry and free exit in this market there is always normal profit in the long run। और लिख लीजिए there are many sellers in this market, so every producer will produce a small quantity of total demand in the market। Last one, due to little control by every seller in this market, लिटिल कंट्रोल किस वजह से, सिक्स्थ और सेवंथ को साथ में रीड करना है ना। सिक्स्थ में बोला ना टोटल क्वांटिटी का बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इस पर्सन का मार्केट में कंट्रोल नहीं रहेगा। ड्यू टू लिटिल कंट्रोल बाय एवरी सेलर इन दिस मार्केट, नो वन हैज प्राइस कंट्रोलिंग पावर
और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस हमेशा क्या रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो हमें परफेक्ट कंपटीशन की रटना कुछ नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको ये सारी इजीली याद रहेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे यहाँ से आपसे पूछ लेंगे कौन सा मार्केट है जहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है, कौन सा मार्केट इसमें प्राइस कांस्टेंट रहती है, कौन सा मार्केट है जहाँ पे प्राइस कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं होती है, या ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होते हैं, या ऐसा कौन सा मार्केट इसमें गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद ही बीच में एक टॉपिक लिखिए कंसेप्ट ऑफ, अभी यही मार्केट चल रहा है अपना, बट इसके बीच में कॉमन पॉइंट है, वो लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ TR, MR एंड AR। TR, AR, MR का पूरा नाम अपन लिखेंगे। ऊपर वाला सभी का हो गया ना कंप्लीट, क्या बाकी है, क्या नहीं हुआ पहले इसको कंप्लीट करो। TR मतलब टोटल रेवेन्यू, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और AR मतलब एवरेज रेवेन्यू। अब हमें समझना है व्हाट इज TR, व्हाट इज MR एंड व्हाट इज AR। पहले सबको ये वाला कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। सीट चेंज करवा दूंगी दोनों की, क्लास में मस्ती करी। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ TR, AR, MR में हमें क्या देखना है, इधर आए, ये तीन वर्ड लिखे। TR मीन्स, ये वाला आपको नहीं लिखना है, टोटल रेवेन्यू। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एंड AR मतलब एवरेज रेवेन्यू। इसमें देखिए आपको रेवेन्यू का मतलब तो पता ही है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम होता है क्या रेवेन्यू का मतलब, या देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू एंड इनकम, तो वो इनकम आती है। नहीं चलो मैंने टोटल इनकम लिख दिया, अब टोटल इनकम में तो माइनस नहीं करेंगे ना। इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड टोटल इनकम, यस देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है टर्नओवर। जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम नहीं किसी गुड्स का एग्जाम्पल, जैसे एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका काम क्या है, मैंने इंजन सेल करना, तो उसको जितना पैसा इंजन सेल करने से मिला है वो तो उसकी रेवेन्यू है। इनकम होगी क्या, सिर्फ उसकी जो टोटल रेवेन्यू, उसके अलावा उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, और भी सोर्स होंगे, जैसे उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो वहां से उसे डिविडेंड मिल रहा होगा, या किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रखा होगा वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो भी तो उसकी इनकम है, बट वो इनकम है, वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है।
रेवेन्यू का मतलब तो होता है किसी भी बिजनेस की जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है उससे जितना पैसा अर्न करा है, दैट इज रेवेन्यू। और उसके अलावा मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जिन जिन और दूसरे कामों से पैसा अर्न करा, दैट इज इनकम। क्लियर हो गया? तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे अपन ने समझने के लिए रेवेन्यू को इनकम लिख दिया। अब टीआर मतलब क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? जैसे समझ लीजिए आपकी आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है और आपने एक साल में पिछले 50,000 यूनिट सेल कर दी आइसक्रीम की, और एक यूनिट की प्राइस आपने रखी थी 50 रुपए। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पिछले एक साल, जरूरी नहीं एक साल, किसी का भी डेटा ले सकते हो, एक दिन का, वीकली, एक मंथ, कुछ भी। बट टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या है? आपने जितनी यूनिट सेल करी उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आवर टोटल रेवेन्यू। तो आपने इतनी क्वांटिटी सेल करी और इतने रुपए प्राइस पे करी, तो टीआर का फॉर्मूला क्या बन गया? टू मल्टीप्लाई बाय पी या पी मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है, मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल, और एडिशनल का मतलब या एमआर का मतलब हुआ एक एडिशनल को सेल करने से आपको एडिशनल रेवेन्यू कितना। समझ लीजिए एक आइसक्रीम की प्राइस 50 रुपए थी, एक आइसक्रीम बेची तो 50 रुपए मिले, दो बेची तो कितने मिले? 100 रुपए मिले। तो सिर्फ दूसरी को बेचने पे कितने मिले थे? 50 रुपए। या दो बेचने पे 100 मिले, तीन बेचने पे 150 मिले, सिर्फ तीसरी को बेचने पे कितने मिले? 50 रुपए। तो एक एडिशनल यूनिट की बात हो रही कि एक एडिशनल यूनिट को बेचने से कितना पैसा मिला, दैट इज आवर मार्जिनल। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट को सेल करने से कितना रुपए मिला। अभी इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि आपको अभी देख सुन के लग रहा होगा एमआर और एआर तो सेम है, बट एमआर और एआर थोड़ा अलग होता है। एमआर मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से कितने रुपए मिले। एआर मतलब क्या होता है? सिर्फ एक यूनिट को सेल करने से कितने रुपए। जैसे अगर हमने फर्स्ट यूनिट सेल करी थी, 50 रुपए मिले, सेल करी तो कितने मिल गए टोटल? तो इसकी प्राइस क्या रखी हमने? कांस्टेंट रखते हैं, इसकी भी 50 है, इसकी 50 है। तीसरी को बेचने पे टोटल कितना मिला? 150। और चार यूनिट बेचने पे कितना मिला हमको? तो अगर मुझे टीआर निकालनी हो, यूनिट कितनी सेल करी? चार। कितने रुपए की सेल करी? 50 की। तो आ गया। एमआर कैसे निकालेंगे? एमआर निकालेंगे हर यूनिट पे अलग अलग निकलेगा, पहले का तो 50 ही आएगा, दूसरी को बेचने पे एडिशनल कितना मिला था? 50। तीसरी को बेचने पे एडिशनल कितना मिला? 50। चौथी को बेचने पे एडिशनल कितना मिला? इट इज आर एम। एमआर मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टीआर। का फॉर्मूला वही होता है TRN-TRN-1। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट का पढ़ा था ना, TCN-TCN-1, वैसे यहाँ पे TRN-TRN-1। AR मतलब क्या होता है? AR मतलब होता है एक यूनिट को सेल करने पर आपको कितने रुपए मिले। देखिए हमारे TR कितना मिला? 200। और ये कितने यूनिट को सेल करने पे मिला? 4 को। तो एक पे में कितने रुपए? ये तो वही प्राइस आ गई। इसका मतलब AR ही क्या होती है? प्राइस होती है। देखिए यहाँ पे हमने 50 रुपए निकाले ना, यहाँ पर प्राइस भी तो 50 रुपए थी, और जैसे ही हमने AR में फॉर्मूला लगाया TR डिवाइड बाई Q, AR का मतलब ही क्या होता है? एक यूनिट को सेल करने पे हमें कितने रुपए मिले। तो एक यूनिट को सेल करने पे तो प्राइस ही मिलती है हमेशा, तो AR ही हर मार्केट में क्या होती है? प्राइस होती है। अब आपको लग रहा होगा MR भी तो इतने रुपए आई थी, MR भी तो अपना 50 रुपए आया था, बट हमने MR को तो प्राइस नहीं बोला। देखिए MR में कहाँ डिफरेंस आएगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में तो प्राइस चेंज नहीं होती, बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस चेंज, और वहां पे प्राइस कंट्रोलिंग पावर भी होती है, और प्राइस कंट्रोलिंग पावर में जनरली प्राइस क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। लेकिन हमें एक और बात पता है, जब भी मार्केट में किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हर मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग पावर होने के बावजूद भी अगर किसी भी सेलर को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी तो प्राइस क्या करनी पड़ती है? डिक्रीज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम अगेन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम की क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। आपने फर्स्ट यूनिट सेल करी 50 रुपए, अगर आपको दूसरी यूनिट सेल करनी है
कि हमेशा पहले इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखा जाता है, फिर डिपेंडेंट लिखा। पहले आपने कितनी यूनिट सेल कर दी? एक। अगर किसी भी सेलर को मार्केट में अपनी एडिशनल यूनिट सेल करनी है दूसरे, तो प्राइस क्या करनी पड़ेगी? तीसरी यूनिट सेल करनी है तो डिक्रीज, चौथी यूनिट सेल करनी है तो उसे डिक्रीज करनी पड़ेगी, पांचवी करनी है तो उसे और decrease। अब आपने सोचा होगा आइसक्रीम के प्राइस तो कम ही नहीं होता, तो होता नहीं है। आइसक्रीम पे नहीं होता लेकिन अदर प्रोडक्ट्स पे तो होता है। आपने देखा डिस्काउंट वाला कंसेप्ट? कभी आइसक्रीम पे डिस्काउंट नहीं, ऐसे जनरली डिस्काउंट की बात कर रही हूँ। जब भी किसी एडिशनल यूनिट को सेल करना होता है तो सामने वाला आपको क्या देता है? डिस्काउंट देता है। जब आप टी शर्ट खरीदने जाओ, समझ लीजिए एक 500 रुपए की मिल रही थी, 500 नहीं 400 का, एक टी शर्ट 400 रुपए की मिल रही थी, आपने दो खरीदी तो आपको 800 रुपए देने थे। सेलर क्या बोलता है आपको? आप 1000 रुपए में कितनी खरीद सकते हो? तीन। तो एक्चुअल में हुआ क्या, फिर आप तीसरी खरीद भी लेते हो। आपको क्या लगता है? 200 रुपए तो ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो आप क्या करते हो? तीन खरीद लेते हो। तीन क्यों खरीदी? क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गई? नॉर्मल चीजें तो हर मार्केट में काम करती है। अगर किसी भी पर्सन को अपनी एडिशनल सेल करनी है तो उसे प्राइस क्या करनी पड़ती है? हमेशा डिक्रीज करनी पड़ती है। जैसे जैसे वो प्राइस डिक्रीज करेगा उसकी सेल्स क्या होती जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? टी आर, ए आर और एम आर। टी आर कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टी आर निकल जाएगा। पहले का कितना आएगा? 50। क्या कम हो रहा है? यहाँ पे देखिए टी आर निकल गया। कैसे निकाला हमने? पी मल्टीप्लाई बाय। एम आर कैसे निकलेगा? इनका डिफरेंस, पहले वाले का एम आर क्या आएगा? 50 ही था, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 46। इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे सही था क्या? 138। यहाँ कितना आएगा? 4 चौक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ 4 कम हो रहा है सब में। ये 4 4 कम हो रहे हैं एम आर में, सब में आपको दिख। एम आर कैसे निकाला हमने? डिफरेंस बिटवीन टू यार, ऐसे ही करते हैं। ए आर कैसे निकलेगा? ए आर निकलेगा टी आर को डिवाइड कर दो। पहले का कैसा आएगा? 50। का आएगा 48, आएगा 40, आएगा 40, आएगा 40, ये आएगा। अब देखिए ए आर वाला कॉलम से, बट एम आर अलग है। उस वाले एग्जाम्पल में एम आर इसलिए सेम आ रहा था क्योंकि वो मार्केट दूसरा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट था। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस भी कांस्टेंट रहती है, इसलिए प्राइस ए आर और एम आर तीनों सेम आ रहा था। लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट या कोई सा भी मार्केट हो, वहां पे प्राइस और ए आर हमेशा सेम रहेगा। तो ए आर का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट को सेल करने से आपको एडिशनल या एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला। तो एक यूनिट को सेल करने से तो प्राइस ही मिलती है हमेशा। तो ए आर ही हर मार्केट में क्या होती है? प्राइस होती है। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन। या इसको देखो हम प्रूव भी कर सकते हैं। ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस कैसे होता है? ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर अपॉन क्यू। टी आर कैसे निकाली थी हमने? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो गया। हर मार्केट में जो ए आर होता है वही उसकी क्या होती है? प्राइस होती है।
और एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन ही क्या होती है, एक यूनिट को सेल करने से हमें पैसा कितना मिल रहा है। आपको AR MR में कंफ्यूज नहीं होना है। AR निकालता है TR डिवाइड बाई Q करके, जबकि MR निकालता है चेंज इन TR डिवाइड बाई चेंज इन Q करके या TRN माइनस TRN माइनस 1 करके। बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो AR होगा वही MR होगा। उसका रीजन ये होता है कि उस मार्केट में प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जिस भी मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएगी वहां पे MR और AR सेम नहीं दे सकता, बट प्राइस और AR तो हमेशा सेम ही। बात क्लियर है आपको? इस सबको अपन कल नोट करेंगे, लेकिन आज वाला कंसेप्ट आपको सब समझ में आया ना? दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, और इस मार्केट में कैलकुलेट क्या करनी है, TR AR MR। फिर हमें करना क्या है, TR AR MR कैलकुलेट करके TR कर्व बनाना है, AR कर्व बनाना है, MR कर्व बनाना है। TR AR और MR को परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अलग बनता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अलग बनता है। उसका रीजन है बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है तो वहां पे अलग तरीके से बनेगा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस चेंज होती है तो वहां पे अलग तरीके से बनेगा। इन सारी चीजों को अपन नोट अब कल करेंगे।